अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के पहले एमसीक्यू को, जिसमें पहले एमसीक्यू में कहा जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज। लिविंग सिस्टम की वो एबिलिटी कि वो कितना वाटर लॉस कर सकता है, उस सलाहियत को क्या नाम देते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस और ऑप्शन डी जो है वो प्लाज्मोलाइसिस। तो यहां हमारे पास ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है, वाटर पोटेंशियल। याद रखिएगा वाटर पोटेंशियल जो है वो इसकी डेफिनेशन यही है कि लिविंग सिस्टम की सलाहियत कि वो कितना वाटर लॉस कर सकता है उसे क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल का हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं। और इसी पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल की बेस पे ही डिसाइड होता है कि पानी जो है वो कहां से कहां जाएगा। अगर सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो पानी जो होता है वो सेल के अंदर से बाहर जाता है। याद रखिएगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, वाटर जो है वो मूव करता है। इसी तरीके से अगर सेल के आउटर इन्वायरमेंट का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो पानी जो होगा वो क्या होगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ आएगा। तो यहां इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वाटर पोटेंशियल। अगला एमसीक्यू है द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। हमें कहा जा रहा है द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सेल को हम कौन से इन्वायरमेंट में रखें जहां मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ना सेल के अंदर ज्यादा हो ना सेल के अंदर कम हो, यानी इक्विलिब्रियम में रहे। तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आइसोटोनिक सोल्यूशन और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। अब मैं आपको वैसे तो मैं अपने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि अब देखो गौर से, ये सेल है। अब जो है वो एक कंडीशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और अब जो है ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और ये है आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा होता है, H2O ज़्यादा है, नमकियात वाली चीज़ें जो होती हैं, सॉल्ट वाली चीज़ें जो होती हैं वो कम होती हैं। किसकी कंपैरिजन की हम बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के मुकाबले में। सेल का जो अंदरूनी माहौल है ना, इसके मुकाबले में बाहर पानी ज़्यादा है। तो बाहर पानी ज़्यादा होता है तो पानी क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर अगर हम सेल को रखेंगे तो पानी जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जिसे एंडोस्मोसिस का नाम देते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसमें नमक ज़्यादा होता है सेल के अंदरूनी माहौल के मुकाबले में, और पानी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। लिहाजा सेल के अंदरूनी इन्वायरमेंट का पानी जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बाहर के मुकाबले में क्या होगी, बढ़ गई। लिहाजा पानी जो होगा वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा, यानी अंदर से बाहर जाएगा। ऐसे कहते हैं एक्सओस्मोसिस। लेकिन आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में सोल्ट भी बराबर होता है और पानी भी जो होता है वो अंदर एनवायरनमेंट के मुकाबले में क्या होता है, बराबर होता है। लिहाजा ना पानी जो है वो अंदर से बाहर जाएगा, ना ही पानी जो अंदर से बाहर जाएगा, ना ही बाहर से अंदर जाएगा। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां हमने कहा कि इस एमसीक्यू में पूछा जा रहा है द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। सेल को किस में रखा जाए, जहां इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो है वो सेल जो होता है वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रहेगा। फिर इसके बाद जो है वो अगला एमसीक्यू जो हमारे पास है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का, हम थोड़ा सा कैमरे को एक मिनट फोकस कर लेते हैं। ओके, प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस आर टर्म्ड एज। प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस यानी नमकीन दलदल वाले एरिया में जो पौधे ग्रो करते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोफाइट्स,
ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मीसोफाइट्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जीरोफाइट्स। तो सॉल्ट मार्शेस में ग्रो होने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। हेलो का वर्ड निकला हेलोजिन, याद रखिएगा। हेलोजिन जो होते हैं वो क्या करते हैं? नमक बनाते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये हेलो का वर्ड ही शो कर रहा है नमक को। हाइड्रो वाले क्या है? मीठे पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं। मीसोफाइट्स मॉडरेट अमाउंट में जो जहां पानी होता है वो वहां पाए जाने वाले मीसोफाइट्स। और जीरो का मतलब होता है ड्राई, जहां पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जैसे रेगिस्तानी जगह की हम बात करते हैं, वहां ग्रो होने वाले पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। फिर इसके बाद जो है अगला नंबर 4 में कहा जा रहा है प्लांट सेल व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। प्लांट सेल जो होता है ना, इसको अगर हम मुसलसल क्या करते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, वो बर्स्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो मैं यहां समझाता हूं आपको थोड़ा सा। अभी मैंने आपको तीनों सोल्यूशन की बात बताई ना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर अभी मैंने बताया था कि पानी जो होता है वो बाहर से अंदर आएगा, बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है तो सेल क्या होना शुरू होता है? फूलना शुरू हो जाता है। सेल जो होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है? स्वेलअप होना शुरू हो जाता है। और अगर एनिमल सेल की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? एक मिनट थोड़ा सा कैमरा में फोकस करूं, आज कैमरे ने थोड़ा तंग किया हुआ है मुझे। तो यहां हमने कहा कि ये प्लांट सेल था। अब जो है वो क्या होगा? इसको एनिमल सेल अगर ज़्यादा देर रहेगा तो एनिमल सेल क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। एनिमल सेल जो होता है वो क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा देर रहता है वो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल जो होता है वो बर्स्ट नहीं होता। प्लांट सेल जो है वो काफ़ी देर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहने के बाद भी जो है वो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या मौजूद होती है? प्लांट सेल के पास अल्लाह ताला ने जो दी है वो सेल वॉल दी है, और सेल वॉल की वजह से काफ़ी देर भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहने के बाद भी प्लांट सेल जो होता है वो बर्स्ट नहीं होता। तो यहां हमने इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्लांट सेल व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन डज नॉट बर्स्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल जो होता है वो बर्स्ट नहीं होता। वैक्यूल तो आपको मालूम है एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, मानते हैं छोटे होते हैं, प्लांट सेल के पास बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के पास है। प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड का जो है वो कोई ऐसा सच रोल नहीं है कि बर्स्ट या होने या ना होने में, और ग्लाइऑक्सीजोम का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेल वॉल है। फिर इसके बाद जो है वो अगला एमसीक्यू है प्लांट गेट रिड ऑफ सरप्लस वाटर बाय लूजिंग इट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड। प्लांट जो होते हैं ना अपना एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो लॉस करते हैं। किस फॉर्म में? वेपर्स की शक्ल में। पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वाटर को वेपर्स की शक्ल में जो लॉस करते हैं, उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। याद रखिएगा, अगर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में अगर लॉस की बात होगी तो गुटेशन। ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के दरमियान 3 डिफरेंस तो बता चुका हूं ना। ट्रांसपायरेशन में वेपर्स की शक्ल में वाटर लॉस होता है, यहाँ गुटेशन की शक्ल में। ट्रांसपायरेशन दिन के वक्त होता है, ये रात के वक्त होता है। ट्रांसपायरेशन में जो है वो सनलाइट का रोल है, और यहाँ क्या है? रूट प्रेशर का रोल है। ट्रांसपायरेशन ज्यादातर स्टोमेटा के जरिए होती है, और यहाँ जो पोर्स होते हैं उनका नाम क्या है? हाइड्रोथोर्स। तो 4 चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो ट्रांसपायरेशन और गुटेशन के दरमियान डिफरेंस ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ वेपर्स की बात हो रही है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ट्रांसपायरेशन। फिर अगला एमसीक्यू है एंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड एट हाई टेम्परेचर बाय। हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, और हाई टेम्परेचर में गौर से सुनिएगा अबव 40 डिग्री। याद रखिएगा 40 डिग्री से अबव जो होते हैं उसमें प्लांट के जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके जरिए प्रोटेक्टेड होते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आइस क्रिस्टल, बी में कहा जा रहा है सुपर कूलिंग, सी में कहा जा रहा है फ्रीजिंग टॉलरेंस, और डी में कहा जा रहा है हीट शॉक प्रोटीन। तो याद रखिएगा हाई टेम्परेचर पर प्लांट के एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, और उन प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीट शॉक प्रोटीन। उन प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीट शॉक प्रोटीन होते हैं, और ये एंजाइम्स को डी नेचर होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। जबकि सुपर कूलिंग और फ्रीजिंग टॉलरेंस और आइस क्रिस्टल ये जो है वो लो टेम्परेचर की बात है। किसकी बात हो रही है? लो टेम्परेचर पर सुपर कूल लिक्विड बन जाता है, फ्रीजिंग टॉलरेंस और आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। तो वो हाई टेम्परेचर की बात है, सॉरी लो टेम्परेचर की बात है। हाई टेम्परेचर और वो भी कौन सा? अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने जो है वो थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट के अंदर डिटेल टॉपिक जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में जो है वो डिस्कस किया। वो बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं उनको अच्छे से मालूम होगा। अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं। अगला
इट इज नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग हीट बाय ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा तरीका है जिसके जरिए वो हीट हासिल नहीं करते? अब भाई सोलर रेडिएशन, सूरज की रोशनी के जरिए जानदार जो है वो हीट एनर्जी हासिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर हीट एनर्जी वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हम भागते हैं तो हीट एनर्जी क्या होती है, ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल प्रोड्यूस होती है। स्वेटिंग इज नॉट अ वे टू ऑब्टेन हीट। स्वेटिंग के जरिए हीट हासिल नहीं की जाती, स्वेटिंग के जरिए जो है वो हीट लॉस की जाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है क्या होती है, स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग के जरिए क्या की जाती है, स्वेटिंग के जरिए जो है वो हीट लॉस की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इट इज नॉट अ वे। तीन तरीके हैं, ए, बी और सी। इसके जरिए हीट एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है, जबकि स्वेटिंग के जरिए हीट एनर्जी हासिल नहीं की जाती, हीट एनर्जी लॉस की जाती है। आगे, इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर, जब ठंड ज्यादा लगती है ना, तो इन चारों ऑप्शन में से एक चीज नहीं होती। जब ठंड ज्यादा लगती है तो इन चारों में से एक चीज नहीं होती। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्वेटिंग, बी में कहा जा रहा है शिवरिंग, सी में कहा जा रहा है वेसोकंस्ट्रिक्शन और डी में कहा जा रहा है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। भाई सर्दी जब ज्यादा लगेगी ना, कोल्ड टेम्परेचर, तो उसमें शिवरिंग तो होती है ना, सर्दी जब लगती है कपकपी तो होना शुरू हो जाती है, शिवरिंग तो होती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से हाथ जो होते हैं वो ब्लूइश होना शुरू हो जाता है। ब्लूइश क्यों होते हैं, क्योंकि वहां ब्लड वेसल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, ब्लड की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, ये भी सही है। सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, यानी जिस्म के सर्द इलाके के जो लोग होते हैं ना, जानवर भी अगर देखे जाए तो उनमें चर्बी ज्यादा होती है। क्यों, उसमें फैट जो होती है वो सर्दी से उनको बचाने के लिए जो है वो जिस्म में फैट जो होती है वो ज्यादा जमा होना शुरू हो जाती है। तो कौन सी चीज नहीं होती, स्वेटिंग। भाई बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में, सर्दी में कभी पसीने आए, सर्दी में कभी भी स्वेटिंग नहीं होती है, सर्दी में कभी भी पसीने नहीं आते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। अगला एमसीक्यू 9, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसकी रिमूवल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑस्मोरेगुलेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है थर्मोरेगुलेशन। बहुत ही आसान एमसीक्यू, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर रिमूव होना, ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। होम्योस्टेसिस के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती है। होम्योस्टेसिस इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें जो वो तीनों चीजें आ जाती है। ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर की बात है, थर्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर की बात है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो बी, एक्सक्रीशन है। नंबर 10, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स आर। एनालिडा वाले जो है ना, उन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स आर। एनालिड्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फ्लैम सेल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है किडनी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लीवर। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स आर, एनालिडा के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया। हर सेगमेंट में अलग अलग जो होता है वो मेटानेफ्रीडियम मौजूद होता है। इसका करेक्ट आंसर बी है। जबकि प्लेनेरिया की अगर बात होती, एनालिडा की जगह अगर प्लेनेरिया की बात होती, फ्लैट वॉर्म का जिक्र होता, तो क्या आंसर होता, फ्लैम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया ये होता। किडनी, और अगर इंसान की बात होती या किसी मेमल्स की बात होती तो किडनी और लीवर इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते। तो यहाँ एनालिड्स की बात हो रही है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, नेफ्रीडिया। अगला एमसीक्यू है, द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी इज। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से? चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी पैराथॉर्मोन, ऑप्शन सी एडीएच और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, शॉर्ट में एडीएच कहते हैं, ये वाटर की क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जबकि नॉन ऑफ दिस, तो हमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कह रहा है तो एडीएच, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कहता तो एल्डोस्टेरोन और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कहता तो पैराथॉर्मोन। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हमने अफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द फंक्शन ऑफ किडनी ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो हमारा ऑलरेडी लेक्चर देख चुके होंगे। अगला, द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन। इनमें से कौन सी चीज यूरिन में जो है वो सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी अमोनिया और ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो याद रखिएगा यूरिन में सबसे ज्यादा जो होता है वो वाटर होता है, और इसमें बाकायदा आपके पास जो है ना बुक में पूरा एक चार्ट बना है, अगर आप बोलें तो मैं आपको पूरा वो चार्ट दिखा देता हूँ। ये पूरा चार्ट है, तो वाटर इज अबाउट 95%, और अगर वाटर का ऑप्शन ना होता तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, यूरिया विच इज अबाउट 2%। कौन सी चीज नहीं होती, जीरो होती है? अगर एमसीक्यू में पूछा है तो प्रोटीन 0% होता है, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, ग्लूकोज भी क्या होता है, 0% होता है। तो सबसे ज्यादा पानी का ऑप्शन नहीं है तो यूरिया 2%,
और कौन सी चीज़ ज़ीरो है, प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों क्या है, ज़ीरो है। जबकि इसके अलावा जो है वो क्रेटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड और सोडियम लगभग क्या है, सेम है। इनके बाद यूरिया के बाद जो सेकंड नंबर पर हाईएस्ट है वो क्या है, क्लोराइड है। ये याद रखिएगा। यूरिन की पीएच अगर पूछी जाए तो यूरिन की नॉर्मल पीएच जो है वो क्या है, 5। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि आसान सा एमसीक्यू है, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज वाटर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी में किडनी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड। तो याद रखिएगा हमने पूरा डिटेल जो है वो फीवर का पूरा मैकेनिज्म हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में डिस्कस किया हुआ है और उसमें हमने हाइपोथैलेमस का जिक्र भी किया हुआ है जिसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के, हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। आगे, मैमल्स लैकिंग स्वेट ग्लैंड प्रोमोट हीट लॉस थ्रू। वो मैमल्स जिनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते, हमारे में तो स्वेट ग्लैंड अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं ना, तो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड पसीने आते हैं, हीट लॉस करते हैं। लेकिन ऐसे मैमल्स जिनको अल्लाह ताला ने स्वेट ग्लैंड नहीं दिए तो वो क्या करते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एस्टिवेशन, ऑप्शन बी हाइबरनेशन, ऑप्शन सी पेंटिंग और डी में कहा जाए नन ऑफ दिस। तो वो क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं और उस मैकेनिज्म को नाम देते हैं पेंटिंग, जिसको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जबकि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की अगर हम बात करते हैं वो तो मड में चले जाते हैं ना, कीचड़ में चले जाते हैं अपने आप को एक्सट्रीम ऑफ इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। लेकिन और वो दोनों का दोनों ताल्लुक एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों किस में होता है, एम्फीबियंस का जिक्र था, एम्फीबियन। जबकि यहाँ बात हो रही है एम्फीबियन की नहीं, मैमल्स की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पेंटिंग। आगे, नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का जो नॉर्मल सेट पॉइंट जो है वो कितना है, तो वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में 98.6, अगर यहाँ फ़ारेनहाइट लिखा होता तो ये भी सही होता। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड में क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ जाकर हमने आज के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।